प्रकार से देखा जाए कि रत्न कौन सा पहनना चाहिए। रत्न के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी पूरी बात लोग बाग नहीं बता पाते हैं और बताते ही नहीं। बहुत ऐसी कुंडलियां होती हैं जिसके अनुसार रत्न है ही नहीं, मतलब कोई भी रत्न सुटेबल नहीं होता व्यक्ति का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग रत्न पहनते हैं। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हैं जिसके अनुसार से एक रत्न मात्र कहा जा सकता है, वो भी कब, उसका भी एक ड्यूरेशन होता है। तो रत्न के बारे में कहा गया है प्राचीन पुस्तकों में, जो सैद्धांतिक पुस्तक है, कि रत्न अमृत भी है और जहर भी है। रत्न अमृत भी है और जहर भी है। तो बहुत ही सोच समझ करके रत्न धारण करना चाहिए। आज का जो मुख्य विषय है वही है। एक बार और बता देंगे सब लोग, कौन कौन ऐसे हैं जो किसी ज्योतिष कक्षा में पहली बार जुड़े हैं और इससे पहले ज्योतिष अध्ययन कर चुके हैं, बेसिक ज्योतिष आती है, तो उसके अनुसार से आप लोगों को अध्ययन में कराऊंगा। जो बिल्कुल नए हों, जो बिल्कुल पहली कक्षा ज्योतिष के लिए किसी पहली कक्षा में जुड़े हैं, वो कितने जने हैं पहले वो बता दीजिए। और आप लोगों से निवेदन है कि 7 बजे तक का समय है, लगभग 55 मिनट और बच गया है। इतने समय कक्षा में जब आ गए हैं तो रुके रहे, अध्ययन कर लें। मैं हर एक डेमो के रूप में जो कक्षा होती है, प्रत्येक कक्षा में कहता हूं कि डेमो आप लोगों के आधार से है, लेकिन मेरे आधार से ये जो मैं कक्षा रखता हूं, किसी न किसी प्रकार का मैं ये सोचता हूं कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। अगर सीखने की चेष्टा से आए हैं तो निवेदन है, जब कक्षा में आए हैं तो रुके रहे, अध्ययन करके जाए। वो तो बाद की बात है कि आप हमारे फाइनल कक्षा में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, उसमें क्या क्या अध्ययन कराएंगे कुछ आपको मैं ही बता दूंगा। बाकी बात आपके ग्रुप में सारी चीजें बताई जाती ही है। सोहम जी जुड़े हैं, शुभम पंडित जी पहली कक्षा में जुड़े हैं। चलिए, ज्योतिष में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ज्योतिष के विषय में जानते होंगे। चलिए, मैं पिछली भी कक्षा में, डेमो कक्षा में बताया था ज्योतिष किसे कहते हैं, याद है? ज्योतिष किसे कहते हैं, फिर ज्योतिष के कितने भेद हैं, क्योंकि जो विषय आप अध्ययन करेंगे उस विषय का जो परिभाषा है वो पता होनी चाहिए। तो मात्र 2 सूक्ति में बहुत ही कम समय में पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्योतिष किसे कहते हैं। ज्योतिष किसे कहते हैं? सूक्ति कहती है कि ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्र, अर्थात जो शास्त्र समय के शुभत्व एवं अशुभत्व का ज्ञान कराए, उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। देखिए, ज्योतिष की परिभाषा, ज्योतिष के कुल कितने प्रवर्तक हैं लिखाए थे, देखिए 18 प्रवर्तक हुए जो सिद्धांत दिए ज्योतिष को। ज्योतिष के कुल 18 प्रवर्तक हुए। सभी प्रवर्तकों ने अपने अपने शब्दकोशानुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार से ज्योतिष को परिभाषित किया। तो इसके अलावा बहुत सारे आपको और मिलेंगे परिभाषा ज्योतिष के, लेकिन जब आप सभी परिभाषाओं को अध्ययन करेंगे तो कहीं न कहीं निष्कर्ष के रूप में यही निकलता है कि जिस शास्त्र के माध्यम से हमें समय का बोध हो जाए। समय 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, काल मतलब समय, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान काल। इन तीनों काल का ज्ञान हो जाए कि कब क्या हुआ था, कब क्या हो रहा है और कब क्या होने वाला है। यही उद्देश्य है ज्योतिष अध्ययन करने का, यही है ना। इसके अलावा एक और उद्देश्य है, वो क्या है? उसके लिए कहते हैं कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम
बोधकम शास्त्रम, जिस शास्त्र के माध्यम से सूर्य आदि ग्रहों का बोध हो, सूर्य का, ग्रह नक्षत्र तारों का ज्ञान होता है, उस शास्त्र को ज्योतिष कहते हैं। निकेत तिवारी जी। अरे वाह, सरोज जी कह रही हैं कि बेसिक आती है ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फार्मेस्ट्री इंटरेस्ट है मुझे। बिल्कुल। तो जिस शास्त्र के माध्यम से सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र तारा आदि का रूप, रंग, तत्व, स्वभाव, प्रभाव आदि का ज्ञान हो, उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। जिस शास्त्र के माध्यम, जिसको पढ़ने के बाद ग्रह नक्षत्र तारा अंतरिक्ष आदि का ज्ञान हो, और जिस शास्त्र को अध्ययन करने के बाद हमें समय का बोध हो जाए, चाहे वह कुंडली देख करके किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का समय हो जाए, या फिर मुहूर्त के रूप में हम किसी समय का निर्धारण जो करते हैं कि इस समय में अमुक कार्य करना शुभ है, इस समय में भद्रा है तो कोई काम नहीं करना चाहिए, इस समय दिक्सूल है तो उस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए, इस समय में चंद्रमा पीछे है तो यात्रा मत करिए अमुक दिशा में। तो ये सारी चीजें, चाहे विवाह आदि जो भी संस्कार आदि होते हैं, सबका मुहूर्त निकलता है। मुहूर्त का मतलब समय ही है। इस हम निर्धारित करते हैं मुहूर्त के माध्यम से कि कौन सा समय कौन से कार्य करने के लिए शुभ है और कौन से कार्य करने के लिए अच्छा नहीं है। ये सारा खेल किसके लिए चलता है? पूरा ज्योतिष जो है समय के लिए ही कार्य करता है। तो उसी समय के शुभ और अशुभत्व को जानने के लिए और अंतरिक्ष की स्थिति को जानने के लिए, ग्रह तारे आदि की स्थिति को जानने के लिए जो अध्ययन होता है जिस विषय का, उसे क्या कहते हैं हम? ज्योतिष। ज्योति धन ईश, ईश मतलब देवता, देवताओं के ज्योति मतलब नेत्र। जो विषय देवताओं के नेत्र है, वेद जो है ये विराट पुरुष है। वेद पुरुष जो है ना, भगवान को कहा गया है। वेद पुरुष मतलब भगवान। भगवान के 6 अंग हैं, जिसमें से एक ज्योतिष शास्त्र है जो कि नेत्र है। वेद पुरुष के नेत्र क्या है? ज्योतिष। आदि, व्याकरण, मुख और हस्तकल्प आदि है। तो ज्योतिष की विशेषता यही है कि ज्योतिष हमारे वेद पुरुष के नेत्र है, और नेत्र के बिना सब अंधे हैं। कितना भी कुछ अध्ययन कर लीजिए वेद शास्त्र आदि, लेकिन ज्योतिष नहीं अध्ययन करते हैं तो कहा जाता है व्यक्ति नेत्रहीन है। इसलिए ज्योतिष अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। चलिए, ज्यादा इसमें विशेष आगे ना बढ़ते हुए ज्योतिष को परिभाषित किया हमने, और लगभग आप लोगों को याद भी रहेगा। यदि कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग ज्योतिष के भेद पर, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है। इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। इसका कोई ना आदि है ना अंत है। आप कई जन्म तक अध्ययन करते रहिए, समाप्त नहीं होने वाला है ज्योतिष विषय। तो इसका सरलीकरण के लिए कि व्यक्ति एक पर्टिकुलर चीज अध्ययन कर ले, जैसे होता है विज्ञान आदि में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 विषय को में बांट दिया गया विज्ञान को। इसी प्रकार ज्योतिष को भी 3 विषय में बांटा गया है। वो क्या है उसको अध्ययन करेंगे। यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं आया हो समझ में, बता देंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वही बोल सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित प्रश्न हो तो उत्तम रहेगा। ज्योतिष के भेद। सिद्धांत कहता है ज्योतिष के भेद का, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्रम कल्पसम। कहते सिद्धांत ज्योतिष
दूसरा संहिता ज्योतिष, और होरा ज्योतिष। दूसरा और तीसरा। दो ज्योतिष के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है सिद्धांत ज्योतिष, दूसरा संहिता ज्योतिष और तीसरा होरा ज्योतिष। ज्योतिष को 3 भागों में बांटा गया। सिद्धांत ज्योतिष का मतलब है ज्योतिष विषय में जितना भी क्या है शंभू जी, ज्योतिष विषय में गणित की परिपाटी, न कटे बैठोगे नहीं कक्षा में, यही होगा। ज्योतिष विषय में जितना भी गणित की परिपाटी है अर्थात गणित विषय है उसे हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। जैसे कुंडली बनाना, पंचांग बनाना, अंतरिक्ष आदि का ज्ञान, कहां पर ग्रह कितनी गति से क्या भ्रमण कर रहे हैं, कब कहां पहुंचेंगे, इन सारी चीजों, बहुत बड़ा विषय है जिसमें मुख्य पुस्तक है सिद्धांत ज्योतिष में सूर्य सिद्धांत है, पंच सिद्धांतिका है, ग्रह लाघव है, लीलावती है। ये सारी पुस्तकें जो है ये विशेष है सिद्धांत ज्योतिष अध्ययन करने के लिए। तो सिद्धांत ज्योतिष का मतलब क्या? ज्योतिष विषय में जितने भी गणित का परिपाटी है, गणित का विषय है जिसमें गणित ही गणित है, उसे हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष को 3 भाग में बांट दिया गया है। तो ज्योतिष विषय में जितना भी गणित की स्थिति है सब सिद्धांत ज्योतिष। गणित की परिपाटी। उसके बाद संहिता ज्योतिष, ये मुहूर्त है और वास्तु आदि, इसे हम संहिता ज्योतिष कहते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मेन चीज है ये, इसलिए मैं, जो कि सब लोग जानते हैं, जो कि हम आपको अध्ययन कराएंगे। सिद्धांत ज्योतिष भी कुछ अध्ययन कराएंगे जितनी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कुंडली बनाने की प्रक्रिया, पूरी बड़ी प्रक्रिया से किस प्रकार से कुंडली बनाई जाती है पंचांग के आधार पर, वो भी अध्ययन आपको कराएंगे। संहिता ज्योतिष में मुहूर्त भी अध्ययन कराएंगे, जितना हमारे समाज में प्रयोग किया जाता है, हमारे जनजीवन में प्रयोग किया जाता है मुहूर्त, जैसे विवाह का मुहूर्त, गोपीत मुहूर्त आदि आदि, बहुत सारी यात्रा आदि का मुहूर्त, इन सब का 16 संस्कार का मुहूर्त आदि, इनका मुहूर्त आपको अध्ययन कराएंगे। साथ ही होरा ज्योतिष, जिसके लिए आप ज्योतिष में जुड़े हैं। होरा ज्योतिष का मतलब क्या है? फलादेश। चाहे आप किसी प्रकार से करिए, माध्यम कोई भी हो, प्रश्न कुंडली से करिए, लग्न कुंडली से करिए, शकुन शास्त्र से करिए, तो फलादेश का जो विषय है उसे हम कहते हैं होरा ज्योतिष। तो लगभग 90% लोग जो ज्योतिष अध्ययन करना चाहते हैं ना, वो इसी को समझते हैं कि अरे होरा आ जाए, फलादेश आए, सब जाए, इधर उधर कोई मतलब नहीं। गणित पढ़ने के लिए बहुत कम लोग चाहते हैं, मुहूर्त कोई कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन होरा में विशेष ध्यान लगाते हैं, क्योंकि होरा के माध्यम से ही व्यक्ति के शुभ समय और अशुभ समय का ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं कुंडली देखने की प्रक्रिया, फलादेश करना। तो ये तो आपके लिए है ही है मेन। तो आपको हम ज्योतिष विषय का सिद्धांत राधे श्याम जी, आवाज नहीं आ रही थी क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो होरा ज्योतिष तो अध्ययन करना ही आप सब लोगों को। अब ठीक है, अब सही होगा। होरा ज्योतिष तो अध्ययन करना ही करना है। तो ज्योतिष के 3 भेद हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। ये सब याद करके रखिएगा। देखिए, ज्योतिष विषय में केवल कुंडली दे करके फलादेश ही करना आवश्यक नहीं होता है। ज्योतिष विषय का ये सब की क्या है? बेस है, बेस का भी बेस है। और किसी विद्वान के चक्कर में पड़ेंगे ज्योतिष विषय के, तो कोई भी विद्वान आपसे भयात और भवोग का नियम नहीं पूछेंगे, वो सिंपल आपसे पूछेंगे, बताइए ज्योतिष किसे कहते हैं, ज्योतिष के कितने भेद हैं, किस भेद में क्या आता है, तिथि किसे कहते हैं। तिथि का नाम कोई नहीं पूछेंगे। यदि आप अच्छे पीएचडी वाले लेवल के ज्योतिषी से मिलेंगे ना, अगर उनको कुछ आपसे पूछना होगा
तो कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे वो कि लो कुंडली देख करके फलादेश करो, क्योंकि फलादेश करना एक अलग गुण है। फलादेश आपको आ गया, कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे फलादेशी आदमी, फलादेश मतलब क्या, किसी की कुंडली देख करके कुछ बताने वाले आदमी फेल हो जाते हैं, उनके द्वारा बताया हुआ चीज सब गड़बड़ जाता है। उसका कई कारण होता है कि फलादेश के लिए भी नियम बताया गया है कि कब कहां पर कैसे करके फलादेश करना है। कहीं भी चलते चलते पता चले ट्रेन में जूता चप्पल पहने हैं, अपवित्रता के रूप में है और फलादेश कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे स्थान है जहां पर फलादेश करने के लिए मना किया गया है। ये सारी चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा में। लेकिन प्रश्न कोई पूछेंगे आपसे तो इस प्रकार से, अगर विद्वान ज्योतिष के एक्चुअल है तो, और नहीं तो कह देंगे लोग कुंडली फलादेश करो, बस इतना ही है। तो आप बेस पूछेंगे, बताइए तिथि किसे कहते हैं। ये नहीं पूछेंगे तिथि कितने होते हैं कि प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा अमावस्या बताइए। ये नहीं पूछेंगे नक्षत्र किसे, नक्षत्र कितने होते हैं। 99% लोग पता है जो ज्योतिष विषय में है या नहीं है उनको भी, कि 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां अभिजीत होता है। वो पूछेंगे बताइए नक्षत्र कहते किसे हैं, वार किसे कहते हैं, योग कहते किसे हैं, परिभाषा विशेष पूछते हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि ज्योतिष तो चलो ठीक है, फलादेश करते हैं, यूट्यूब देख करके कई लोग फलादेश करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष का जो बेस विषय है, पंचांग देखना, पंचांग के बारे में जानना, ये सारी चीजें अवश्य आनी चाहिए, सब लोगों से निवेदन। तो आप लोगों को जो मैं अध्ययन कराऊंगा इस कक्षा में, कक्षा आज से ही प्रारंभ है। एक कक्षा हो चुकी है जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और आज अभी कक्षा है आपकी। कक्षा ये डेमो कक्षा के बाद 7:30-8 बजे से कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। जिनको जुड़ना होगा वो अपने अपने ग्रुप में बता देंगे कि मुझे कक्षा करनी है और फाइनल कक्षा में जुड़ना है। तो आपको हम अध्ययन क्या क्या कराएंगे ये मैं बता देता हूँ। कक्षा का ड्यूरेशन लगभग आपको पता है कि 6 से 8 महीने का रहता है, 6, 7, 8 महीने का। मुहूर्त देखना विधिवत रूप से, पंचांग किस प्रकार से देखा जाए, कुंडली बनाने की प्रक्रिया, कुंडली देखना तो है ही है मेन, जिसको होरा ज्योतिष कहते हैं। साथ में वास्तु, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, इन तीनों का भी बेसिक नॉलेज देंगे जो आवश्यक पड़ता है रहता है। बाकी इसमें स्पेशलिस्ट आपको बनना है तो हम बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये 6 विषय तो मेन है जिसमें आपको इतना अध्ययन करा दिया जाएगा। ये 3 विषय जो है जिसमें वास्तु, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, कि आप अपना कार्य कर लेंगे। इसके अलावा पंचांग देखना, कुंडली बनाना और कुंडली देखना, ये विधिवत रूप से आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। अब जो लोग विलंब से आए हैं वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कभी हम लोगों ने क्या अध्ययन किया। इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा भाव परिचय। आप लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं भावों के बारे में जानते होंगे। भाव का मतलब क्या है कि कुंडली का जो ये खाने होते हैं, कोष्टक कह लीजिए, खाना कह लीजिए, हाउस कह लीजिए, ये देखिए जब आप किसी की कुंडली बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर निकलता है। जब सॉफ्टवेयर पर किसी व्यक्ति का जन्म डिटेल्स डालते हैं, जन्म समय, जन्म दिनांक, जन्म स्थान, तो इस प्रकार से कुंडली बन के आती है। जो कुंडली बन के आती है उसमें कितने खाने होते हैं कुल मिलाकर के, कितने, 12 खाने होते हैं, जिसकी गिनती कहां से प्रारंभ होती है, यहां से, तो यहां से। वेरी गुड, अरे मेहनत किए हैं आप लोग। तो ये है प्रथम भाव। भाव हम लोग संस्कृत, क्योंकि वैदिक ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं तो संस्कृत में बोल रहे हैं, ये भाव है, प्रथम भाव। देखिए कुल मिलाकर के इसमें आप गिनोगे तो 12 कोष्टक हैं, 12 खाने, जिसका पहला गिनती जो प्रारंभ होगी वो यहां से होगी, इस कोष्टक से। इसे हम कहेंगे फर्स्ट हाउस। पहला भाव कह लीजिए, प्रथम भाव कह लीजिए, फर्स्ट हाउस कह लीजिए, पहला कोष्टक कह लीजिए, कछु कह लो, जो आपके मन में आता है सो, लेकिन रहेगा ये पहला ही, पहला खाना ये है। ये गिनती आगे चल करके काम आएगी आप लोगों को, इसलिए इसे गिनाया जाता है। ये प्रथम भाव है, ये है द्वितीय भाव, ये जानना आप लोगों को जरूरी है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये है तृतीय भाव, मतलब तीसरा घर। यह है चतुर्थ भाव, यह है पंचम भाव, यह है षष्ठ भाव, यह है सप्तम भाव, यह है अष्टम भाव, यह है नवम भाव, यह है दशम भाव। आज का जो विषय है
मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे जुड़े होंगे जो ज्योतिष विषय को इतना तो ये सारी चीजें बेसिक जानते होंगे, लेकिन मेन विषय क्या है, रत्न, किस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए, लग्न कुंडली को देख करके कैसे डिसाइड करें, उसको आप लोग भी सब समझ जाएंगे। जो व्यक्ति बिल्कुल पहली बार जुड़े हैं उनको भी समझ में आएगा, और जो व्यक्ति बेसिक ज्योतिष अध्ययन कर चुके हैं उनको भी समझ में आएगा। तो दशम भाव, एकादश भाव और ये द्वादश भाव। द्वादश मतलब 12, कुल मिलाकर कितने खाने हो गए इसमें, 12 खाने हो गए, 12 भाव हो गए। इन सभी भावों का, इन सभी खानों का, हाउसों का एक अपना महत्व है, जो कि इस प्रकार से है। इस महत्व के बाद ही आप समझ पाएंगे कि क्या इसका परिचय है। जो प्रथम भाव है कोष्टक का, ये जो पूरे कुंडली का जो प्रथम भाव कौन सा है, ये है। किसी भी प्रकार की कोई भी कुंडली होगी उसका जो प्रथम भाव है यही रहेगा। यहाँ पर हो सकता है जब आप किसी की कुंडली बनाते हैं तो हो सकता है यहाँ पर 3 भी लिखा हुआ हो, 1 से लेकर के 12 अंक में से कोई भी अंक इस स्थान पर लिखा होगा। प्रत्येक कोष्टक में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ रहता है जब आप किसी की कुंडली बनाते हैं तो, और प्रत्येक में भावों में, खानों में ग्रह बैठे हुए रहते हैं। तो किसी में कोई अंक लिखा हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है, भाव कभी बदलता नहीं है। मान लीजिए किसी की कुंडली आपने बनाया और उनके प्रथम भाव में 3 लिखा हुआ है, लेकिन रहेगा ये पहला भाव ही रहेगा, क्या ये प्रथम भाव ही। यहाँ 4 लिखा हुआ रहेगा ये द्वितीय भाव ही। ठीक है, बस इस सिद्धांत को याद रखना है कि भाव कभी बदलता नहीं है, चाहे अंक कौनो रखा हुआ हो उस जगह पे, भाव कभी चेंज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। जो प्रथम भाव होता है ये कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है। इससे हम शरीर का विचार करते हैं, तन का विचार करते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क, व्यक्तित्व आदि का विचार करते हैं। संपूर्ण शरीर का विचार, स्वास्थ्य आदि का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। मान सम्मान आदि की, इज्जत प्रतिष्ठा का विचार भी प्रथम भाव से किया जाता है। उसका कद काठी कितना होगा, स्वरूप कैसा रहेगा, इन सारी चीजों का विचार हम पहले भाव से करते हैं। अब आपका प्रश्न उठेगा कैसे करते हैं, यही तो ट्विस्ट है। कैसे करते हैं अगर यही पता चल जाए तो हम 6 से 8 महीने का विषय क्यों रखें ज्योतिष में, एक ही दिन में नहीं समझा करके जो होगा दक्षिणा वक्षिणा लेकर खत्म मामला। तो इसी को समझने के लिए कोर्स करना पड़ता है कि करते कैसे हैं। इससे हम शरीर का विचार करते हैं लेकिन करते कैसे हैं, तो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती है, फिर जाकर पता चलता है। यह है धन का भाव। इससे पता लगता है कि आपके पास बैंक बैलेंस कैसा होगा, इससे पराक्रम आपका कैसा होगा, भाई की स्थिति कैसी होगी, ये तृतीय भाव बताता है। चतुर्थ भाव से सुख की स्थिति पता चलता है कि आप जीवन में सुखी रहोगे, परेशान रहोगे। कई लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन परेशान रहते हैं, सुख नहीं मिलता जीवन में। तो कितने सुखी रहेंगे ये चतुर्थ भाव बताता है। माता की स्थिति कैसी रहेगी ये भी हमें चतुर्थ भाव बताता है। पंचम भाव विद्या बताता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे, कैसी विद्या बुद्धि होगी, और संतान की स्थिति कैसी होगी ये बताता है हमें पंचम भाव। छठा भाव हमें रोग की स्थिति बताता है, शरीर में कौन कौन सा रोग कब होगा ये बताता है, और शत्रु हमारे कैसे होंगे उनके बारे में बताता है। सप्तम भाव विवाह के बारे में बताता है कि आपका विवाह कैसे लोगों से होगा, कैसी दाम्पत्य जीवन रहेगी आपकी, वैवाहिक जीवन। अष्टम भाव आयु बताता है कि आयु मृत्यु कब होगी, आप कैसी आयु है, मृत्यु कब होगी। यह है नवम भाव धर्म का भाव, और भाग्य कैसा रहेगा आपका। दसम भाव कर्म है, जीवन में करेंगे क्या, कैरियर कैसी रहेगी आपकी, इसके बारे में हमें दसम भाव बताता है। और पिता की स्थिति कैसी रहेगी ये भी हमें दसम भाव ही बताता है। एकादश भाव से आय और लाभ एक ही बात है, मतलब आप जीवन में कहां कहां से किन किन चीजों से पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, उसका विचार, कितना धन कमाएंगे उसका विचार हमें एकादश भाव बताता है। द्वादश भाव खर्च का भाव, इसके साथ साथ विदेश यात्रा का भाव है। जेल वेल का भी भाव है कि कारावास वगैरह, बंधन का योग भी है क्या कुंडली में, इसका विचार भी हम द्वादश भाव में करते हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं क्या वशीकरण भी सिखाया जाता, ना भैया ना, वशीकरण नहीं सिखाया जाएगा आपको, तो वैदिक ज्योतिष से संबंधित सभी विषय अध्ययन कराए जाएंगे। वशीकरण वाले बाबा जी अलग होते हैं।
हम आपको साधना किस प्रकार से ज्योतिष को बढ़ाने के लिए, वाक सिद्धि के लिए साधना क्या क्या किया जा सकता है और करते हैं, इन सारी चीजें के बारे में वार्तालाप होती है। लेकिन वशीकरण से हम भी डरते हैं महाराज। वशीकरणवा नहीं सिखाएंगे। चलिए एक बार बताइए, आप लोगों का यहाँ तक किसी प्रकार कोई प्रश्न है? सरोज जी, शुभम तिवारी जी, सतीश तिवारी जी, विकास पांडे जी, दिवाकर पांडे जी, अभी तक जो आपने अध्ययन किया है इनमें से किसी प्रकार कोई प्रश्न आप लोगों का? सुंदर नारायण महाराज, बाल झटकाते रहो तुम, अध्ययन तो करने का नहीं है। संहिता ज्योतिष में क्या क्या आता है? हाँ जी, संहिता में। वेरी गुड, रात दिन गार्डन गार्डन कर दिया तुमने। आंखें चुराने से काम नहीं चलेगा। होरा ज्योतिष में क्या क्या आता है? दीप नारायण जी बताएंगे। सच्ची? पक्का? अच्छा जी। हर भाव के और भी तो, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीज अध्ययन करेंगे, श्लोक के अनुसार अध्ययन करेंगे। रूपम तथा वर्ण विनिर्णयश्च चिन्हानि जातिर्वयसः प्रमाण, मानसारी का श्लोक है, तो उसके अनुसार से हम बाद में अध्ययन करेंगे। आज का जो विषय मेन है, अब उस पर हम लोग आते हैं। क्या विषय है आज का? रत्न किसका पहनना चाहिए कुंडली के अनुसार, उसको अध्ययन करेंगे। उससे पहले छोटा सा और विषय अध्ययन कर लेते हैं कि किस ग्रह का कौन सा रत्न है, किस ग्रह का कौन सा रत्न है। एक चीज और है, देखिए, रत्न और उपरत्न दो प्रकार की चीज होते हैं। विकल्प में अगर रत्न, क्योंकि रत्न महंगे आते हैं, रत्न अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कई लोग पैसा कारण, तो उसे उन्हें उपरत्न धारण कराया जाता है। तो उपरत्न का मामला अलग है, रत्न का विषय आपको हम बता रहे हैं। किस ग्रह का कौन सा रत्न है, लिख लीजिए। सूर्य महाराज का माणिक्य, ये रत्न का नाम है। अरे वाह। चंद्रमा का मोती और मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र महाराज का हीरा, शनिचर का नीलम, राहु महाराज का गोमेद और केतु महाराज का लहसुनिया। लहसुनिया है किसका? केतु का। किस धातु में पहनना चाहिए उसे भी लिख लीजिए। सूर्य का आप पहनेंगे माणिक, सोना में या फिर तांबा में पहनना चाहिए। चंद्रमा का हमेशा चांदी में ही पहनना चाहिए। मूंगा, मंगल का मूंगा जो है वो सोना में पहनिए या तांबा में पहनिए। बुध का महाराज चांदी में पहनना चाहिए, नहीं तो सोना में भी पहन सकते हैं। गुरु महाराज का तो सोना में पहनिए, नहीं तो पीतल में। पुखराज महंगा आता है, इसलिए लोग बाग जब पुखराज पहन रहे हैं तो पीतलवा में का पहनेंगे, सोना में पहनते हैं आदमी। शुक्र महाराज का चांदी में पहनना चाहिए हीरा, लेकिन हीरा जब पहन रहा है व्यक्ति इतना महंगा तो चांदी नहीं सोना में पहन लेता है, लेकिन चांदी में ही धारण करना चाहिए यदि आप ग्रह को सुधारने के लिए पुखराज हीरा धारण कर रहे हैं तो। नहीं गिफ्ट के रूप में या फिर शौक के रूप में धारण कर रहे हैं तब आप सोना में धारण कर सकते हैं हीरा को। लेकिन हीरा जो तत्व है वो जल तत्व का है और जो सोना है वो अग्नि तत्व। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड, बढ़िया नहीं माना जाता, इसलिए चांदी में ही धारण करें तो अच्छी बात है। शनि का जो है वो अष्ट धातु में पहनना चाहिए, पंच धातु में पहन लीजिए या लोहा में पहनिए, सोना में नहीं पहनना चाहिए। शनि का नीला। राहु का चांदी में पहनिए या पंच धातु में
अष्टधातु में पहनिए। केतु का भी सेम, केतु का तो सोना में ही पहना जा सकता है, लहसुनिया या पंचधातु में। तो केतु कहा गया है मंगलवत है, और राहु जो है शनिवत है। धातु रत्न के हिसाब से बताया है, और बट किसी जातक को वो धातु ही सूट ना करे पर रत्न वहां सूट करे तो क्या, उसके लिए विकल्प है ना सरोज जी, उसके लिए विकल्प बताया गया है। मान लीजिए धातु सूट नहीं कर रहा है और रत्न सूट कर रहा है, उसके लिए विकल्प है, दूसरा धातु धारण कर ले, क्योंकि धातु भी ग्रह से का द्योतक है, धातु भी पहनना चाहिए ग्रहों की स्थितियों को देख करके। यहां तक लिखिए, जिनका हो जाए बता दीजिएगा। इसके साथ साथ किस उंगली में किस रत्न को धारण करना चाहिए उसे भी बताएंगे। इसके बाद आपको हम कुंडली बना करके बताएंगे कि किसको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। पतंजलि शास्त्री जी को नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ा जाए। यदि आप लोगों ने लिख लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़े। अखिलेश पाड़े जी, जो चलिए जी, ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो उसे भी आप पूछ सकते हैं। जैसा कि अभी बताया आप लोगों को कि आज से ही कक्षा प्रारंभ है, मतलब अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज से जुड़ जाइए। एक कक्षा हो चुकी है जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, नई नई चीजों की रिकॉर्डिंग आपको मिलती जाएगी। आप जिस कक्षा को अध्ययन करेंगे लाइव कक्षा, उसकी भी रिकॉर्डिंग नित्य प्राप्त हुआ करेगी आप लोगों को। मान लीजिए किसी दिन लाइव ना जुड़ पाए, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। जितनी भी पुस्तक अध्ययन कराएंगे उस पुस्तक का पीडीएफ मिल जाएगा, और प्रमाण पत्र तो प्रत्येक संस्थान देती है, तो मैं भी देता हूँ, तो प्रमाण पत्र भी मिलेगा यदि आप अध्ययन करते हैं, तब संपूर्ण रूप से संपूर्ण बैच अध्ययन करेंगे तो कक्षा के अंत में प्रमाण पत्र मिलेगा। विशेष में ये एक और चीज है, मान लीजिए आप इस बैच में किसी कारणवश संपूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाए, रेगुलर ना आकर के, या कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको अगले बैच में एक बैच जो आपको हम रिवीजन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, एक बैच। इसके बाद यदि आप एक और बैच अध्ययन करना चाहते हैं उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे? जब आपकी ये बैच समाप्त हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि हर एक 1.5-2 महीने 3 महीने में एक कक्षा हमारी प्रारंभ होती है, नई बैच। कुछ नहीं दिखता है। आपको एक नए बैच में जोड़ा जाएगा, ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिसमें फाइनल शिक्षार्थी है। उसमें आज का जो लिंक है, अगली कक्षा का जो फाइनल कक्षा है उसका लिंक भेजा जाएगा, उसी से जुड़ेंगे। 7:30 बजे से कक्षा है, आप लोगों को बताएगा, जो जुड़े होंगे उनको बताया गया होगा ग्रुप में। चलिए, रत्न महाराज, जिनको नहीं दिख रहा है कुछ भी, वो लोग दोबारा ज्वाइन करें तो दिख जाएगा। और फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तो अपने मोबाइल के स्क्रीन को रोटेट कर ले, तो संपूर्ण स्क्रीन पूरा दिखने लग जाएगा। अगर मान लीजिए आधा दिख रहा होगा। एक भैया मैसेज किए हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है, आप पुनः जुड़िए तब दिखेगा, कट करके फिर जुड़ जाइए, दिख जाएगा पूरा। अगर नहीं दिख रहा है तो, या फिर आधा दिख रहा है तो अपने मोबाइल के स्क्रीन को रोटेट कर दीजिए, तो संपूर्ण स्क्रीन दिखने लग जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्न, रत्न में देखिए, जब भी आप किसी की कुंडली बनाते हैं, छोटा छोटा कुंडली बना करके दिखाता हूं, 12
ग्रह कहाँ कौन से बैठे हो अभी नहीं समझना, क्योंकि हम बेसिक समझ रहे हैं। एक मान लीजिए किसी की कुंडली आपने बनाया, आपको कुछ नहीं देखना ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, आपको देखना है कि प्रथम भाव में अंक कितना नंबर पड़ा हुआ है। एक पड़ा है, 2, 3, 4, 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी पड़ा हुआ हो सकता है। अगर एक पड़ा हुआ है इस फर्स्ट हाउस में, तो आप कौन कौन सा रत्न पहन सकते हैं? एक पहन सकते हैं मूंगा, एक पहन सकते हैं पुखराज, मोती और माणिक्य। इन चारों रत्न में से कोई भी रत्न पहन सकते हैं। फिर उसके बाद जब कुंडली आप देखते हैं किसी की कंफर्म, तो आपको तभी समझ में आएगा। लेकिन आप किसी की कुंडली देखकर अभी वर्तमान में जितना आपने अध्ययन किया है उसके माध्यम से यदि किसी कुंडली के प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है, इन 4 रत्नों में से कोई एक रत्न उसे सुझाव कर सकते हैं भैया, इन चारों रत्न में से कोई भी रत्न आपको सूट कर जाएगा। या चारों पहन, लेकिन चारों नहीं पहन सकते हैं, इतने रत्न कोई नहीं पहनता। इन चारों में से कोई एक रत्न पहन लीजिए। यदि किसी कुंडली जो है प्रारंभ है, प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 12 तक सबका मैं बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो व्यक्ति हीरा पहन सकता है, पन्ना पहन सकता है, नीलम पहन सकता है। ये 3 रत्न उसके लिए विशेष। इन तीनों में से कोई न कोई रत्न उनके लिए सूटेबल होगा। यदि किसी का 3 नंबर से कुंडली प्रारंभ है, प्रथम हाउस में पहले भाव में 3 लिखा हुआ है, तो उनके लिए पन्ना है, नीलम भी पहन सकते हैं और गोमेद, लहसुनिया ये धारण कर सकते हैं। इन चारों रत्न में से कोई न कोई रत्न उनके लिए अरविंद गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो तो देखिए बहुत सारी चीजें और भी देखी जाएगी, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये 90% लोग इसी के आधार पर रत्न पहना देते हैं, इसके आधार पर। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप है, बाकी बहुत सारी चीजें देखी जाती है रत्न के लिए। मैंने आपकी स्टार्ट जब कक्षा हुई थी उसी से मैं बताया था कि हो सकता है कि कोई ऐसा कुंडली भी हो जिसमें कोई रत्न शुभ हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तब समझ में आएगा। अभी के लिए कि डेमो कक्षा है, ये एक विशेष करके यह प्रक्रिया है, यह कक्षा है जिसमें आप ये देखें कि किस प्रक्रिया से कक्षा कराई जाती है। जो कक्षा करा रहे हैं उनकी बातें हमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। डेमो कक्षा इस रूप में होती है, उसके आधार पर हम आपको इतना अध्ययन करा रहे हैं। बाई चांस यदि आप जोड़ना चाहेंगे कक्षा में तो भी ठीक है, नहीं जुड़ना चाहेंगे तो कुछ नया चीज आपको अवश्य मिल जाएगा। इस आधार पर कोई भी डेमो कक्षा होता है इसी प्रकार से। चलिए, यदि किसी कुंडली 4 नंबर से प्रारंभ है तो ऐसे लोग मोती, मूंगा, माणिक्य और पुखराज भी धारण कर सकते हैं। यदि किसी कुंडली 5 नंबर से है स्टार्ट, तो माणिक्य, मूंगा, पुखराज और मोती धारण कर सकते हैं। यदि किसी की कुंडली 6 नंबर से प्रारंभ है तो ऐसे व्यक्ति 6 नंबर वाले जो है वो पन्ना,
हीरा, गोमेद, लहसुनिया और नीलम भी धारण कर सकते हैं। ये 5 रत्न उनके लिए सूटेबल हो सकता है जिनकी कुंडली जो है यदि 6 नंबर से प्रारंभ हो रही हो तो। लिख लिए, पेज चेंज करूंगा। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं यदि किसी प्रकार कोई समस्या हो, ना लिख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। लिख लिए दीपनारायण जी, फटाफट लिखो। आशीष शर्मा जी आगे बढ़े। दक्षिणा क्या कह रहे हैं? आशीष शर्मा जी कह रहे हैं दक्षिणा क्या है। देखिए, संपूर्ण कोर्स की दक्षिणा 9,000 रुपया है, जिसमें अभी आपको 2,100 रुपया देकर के जुड़ना है, फिर 1 महीने के बाद 2-2 हजार महीने करके देना है। जब 9,000 पूरा हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, यानी कि संपूर्ण कोर्स का 9,000 रुपया दक्षिणा है, जिसे आपको पहले 2,100 देकर के जुड़ जाना है कक्षा में। आगे 6 नंबर तक हो गया था, यह है 7 नंबर। अगर 7 नंबर की है तो हीरा, पन्ना, नीलम, ये 3 रत्न धारण कर सकते हैं। यदि 8 नंबर से किसी कुंडली प्रारंभ है तो मूंगा, माणिक्य, मोती, पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि 9 नंबर से है किसी कुंडली प्रारंभ तो पुखराज, मूंगा, माणिक्य, मोती धारण कर सकते हैं इनमें से कोई भी। यदि कुंडली 10 नंबर से प्रारंभ है तो नीलम, हीरा, पन्ना ये धारण कर सकते हैं। यदि कुंडली किसी की 11 नंबर से प्रारंभ है तो सेम टू सेम ऐसे ही नीलम, हीरा, पन्ना। नीलम, हीरा, पन्ना में से कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं। 10 और 11 का लगभग सेम सेम है। और 12 नंबर लास्ट, बारह नंबर का है पुखराज, मूंगा, माणिक्य और मोती, ये 4 रत्न 12 नंबर का। तो इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का रत्न निर्धारित कर सकते हैं। एक चीज और अंत में बता दूं आप लोगों को, केवल यही प्रकार नहीं है, ये स्टार्टिंग है, यह बेस है रत्न का। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और देखी जाती है जिसके माध्यम से रत्न निर्धारित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी का 11 नंबर से लग्न प्रारंभ है और 11 नंबर से लग्न प्रारंभ होता है तो वो व्यक्ति नीलम, हीरा या पन्ना पहन सकता है। हो सकता है इन तीनों में से कोई रत्न इनके लिए कष्टकारी भी हो सकता है। पहन सकते हैं इन तीनों में से ही कोई न कोई, इसके अलावा कोई रत्न पहन भी नहीं सकते, लेकिन इन तीनों में से भी कोई एक अशुभकारी हो सकता है। और भी जैसे त्रिकभाव, अस्त, नीच आदि बहुत सारी चीजें देखी जाती है रत्न धारण करने के लिए। तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी रत्न समझने के लिए
थोड़ा सा और अध्ययन आवश्यक है। हमें थोड़ी सी बता दूं कक्षा के बारे में, उससे पहले एक बार बता देंगे आप सब लोग कैसी लगी कक्षा, साथ ही साथ कौन कौन जुड़ना चाहते हैं। कक्षा अभी 7:30 बजे से प्रारंभ है। कक्षा का जो समय रहेगा वो शाम को 7:30 अर्थात अब रात समझ लीजिए, रात को 7:30 से लेकर के 9 बजे तक कक्षा का समय है। कक्षा एक दिन छोड़ करके एक दिन होगी, आप लोगों की नित्य कक्षा नहीं है। आज हुई तो कल नहीं होगी, कल होगी तो परसों नहीं होगी, और संडे की छुट्टी रहती है, तो कक्षा एक दिन छोड़ के एक दिन रहेगी आपकी। लेकिन हर एक महीने के बाद रेगुलर कक्षा भी रहती है। जैसे आपको वास्तु, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष जब पढ़ाते हैं तो आपको एक दिन ये कक्षा, ये तो फिक्स है कि एक दिन छोड़ के एक दिन कक्षा होगी। लेकिन जब अंक ज्योतिष और वास्तु हस्तरेखा होता है उसके लिए हम एक्स्ट्रा समय देते हैं, इसी में ऐड नहीं करते हैं, तो अलग से समय आपको देना पड़ेगा। तो एक महीना ऐसा भी होता है, मतलब 6-7 महीने में 3 महीना जिसमें रेगुलर कक्षा होती है संडे को छोड़ करके। तो जो जो जुड़ना चाहते हैं आप लोग, जिस कक्षा में, जिस डेमो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिनसे आपकी बात हुई होगी, मीरा जी से, शिवानी जी से या अन्य किसी से, उनसे बात करके जुड़ जाएं कक्षा में। आपके पास अभी समय से लिंक पहुंच जाएगा क्योंकि 7:30 बजे से कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। रिकॉर्डिंग आपको 3-4 कक्षा की दी जाएगी, जिसमें विशेष विशेष अध्ययन चीजें हैं वो हम हर एक व्यक्ति को, जिस दिन जुड़ते हैं व्यक्ति, उस दिन आपको हम 3-4 रिकॉर्डिंग प्रदान करते हैं। जो बेसिक चीज है उसे आप अध्ययन करते हैं। कभी भी आप जुड़ेंगे, पहले दिन जुड़ते से एक कक्षा हुई है उनको भी 3-4 रिकॉर्डिंग मिलती है, जिससे कि आप बहुत सारी चीजें अध्ययन करें। जैसे आज कक्षा हुई आपकी फाइनल वाली, कल नहीं होगी, तो कल के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पुरानी वाली, और आज की भी रिकॉर्डिंग तो मिलनी मिलनी। हमेशा शाम को 6 बजे के बाद ही कक्षा रहेगी, उससे पहले नहीं रहती है, लगभग 99.9% शाम को 6 बजे के बाद ही रहती है कक्षा। ऑनलाइन कोई भी विषय हो, किसी विषय का ऑनलाइन कक्षा हो, वो शाम को ही रहती है, रात्रि में रहती है। अब आप लोगों से हम विदाई लेना चाहेंगे। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, कोशिश किया मैंने कि आप लोग कुछ नया अध्ययन करा पाऊं। बाकी हरी इच्छा भावी बलवाना। तो जिनको जो जुड़ना चाहते हैं कक्षा में जुड़ जाए। बाकी फिर कभी डेमो कक्षा होगी उसमें जुड़ेंगे, कुछ नया अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे श्याम सभी लोगों को, राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी।